देखो कर्नाटक में आप लोगों ने पता होगा पुनीत राजकुमार, जिनको कर्नाटक राज रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, थोड़े दिन इसी 1 नवंबर को दिया गया है ना। तो वहां से भी सवाल बन सकता है, हालांकि वो सवाल मैं आपको करा चुका हूं। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति हैं जो कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक रहे हैं और पद्म विभूषण पुरस्कार जिनको मिल चुका है, जिनका नाम है टीवी शंकर नारायण, जिनका निधन सितंबर 2022 के महीने में हो गया। यहां से सवाल बन सकता है, आप लोग अपनी इन्वेंट्री में सवाल को डाल लो ताकि कोई दिक्कत ना आए जब आप परीक्षा में बैठे हो। ठीक है, चलेगा, आगे आ जाता हूं। और कर्नाटक की अगर बात कर लूं तो कर्नाटक ये वही राज्य है जो 1973 तक मैसूर होता था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर जो विधानसभा है, उस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कोई बताएगा? कर्नाटक विधानसभा में सीटें कितनी हैं, आप में से कोई बताए? क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में अगले साल चुनाव होंगे 2023 में, है ना। तो अब आप इस, गलत हो गया, किसका? गलत नहीं करना है, टीवी शंकर नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है 1 सितंबर 2022 को किसने एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एनएचपीसी पूछ रहा है कि एनएचपीसी का मतलब है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, अर्थात जो वाटर से बिजली बनती है उसका जो निगम है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, अर्थात पानी से बिजली बनाने वाला जो कॉरपोरेशन है भारत का, उसको कहते हैं एनएचपीसी। क्या कहते हैं? एनएचपीसी। तो अब आपको बताना है कि भारत में जो एनएचपीसी है उसके सीएमडी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं 1 सितंबर 2022 को। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? अगर मैं एनएचपीसी की अगर बात करूं तो एनएचपीसी की स्थापना भारत में, है ना, 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। इसका काम होता है पानी से बिजली बनाना, है ना। जैसे बहुत सारे बांध वगैरह होते हैं, वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, वहां से बिजली का उत्पादन करते हैं, वो सब इसी के अंडर होता है। जैसे एनटीपीसी कोयला आदि से बनाती है बिजली, एनएचपीसी पानी से बिजली बनाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? पानी से बिजली का उत्पादन करना, है ना, पानी से बिजली उत्पादित करना इसका काम है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को आप सभी साथी यहां पर लिख लेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 सितंबर 2022 को किसने एनएचपीसी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना कुमार चौबे, है ना। यमुना कुमार चौबे आपका एकदम सही जवाब। बच्चों का जवाब आ भी रहा है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है सर, ठंड बहुत लग रही है, क्या करूं? तो बेटा कुछ कर ले। अब मैं क्या इंतजाम बताऊं? मैं इसका क्या इंतजाम बता सकता हूं? तू बता है बेटा, बताओ मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। अब हाँ, अब ऑनलाइन टीचर ये भी करेंगे तुम्हारे लिए इंतजाम कि तुम्हें सर्दी लग रही है तो सर्दी से बचाने के लिए तुम्हारे घर रजाई कंबल, एड्रेस भेज दे भाई, तेरे लिए स्पेशल एक कंबल भेजता हूं मैं यहाँ से। एड्रेस लिख दे भाई यहाँ पे, या मोबाइल नंबर लिख दे, तेरे लिए स्पेशल कंबल भेजता हूं ताकि तू पढ़ाई तो कर ले कम से कम, है ना। अब इस सवाल का आंसर, महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक देश भर में क्या मनाएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर तक, ये पोषण सप्ताह है। ठीक है, पोषण सप्ताह, यहाँ पोषण सप्ताह लिखना भूल गए। पोषण सप्ताह, 5वां पोषण सप्ताह, पहला पोषण सप्ताह या तीसरा पोषण सप्ताह या दूसरा पोषण सप्ताह, तुम बता देना बेटा। अपना एड्रेस भेज देना, तुम्हें कोरियर करते हैं आज ही एक बढ़िया सा कंबल। तो आप लोग बता देंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 तारीख से लेकर 1 से 30 सितंबर 2022 में इन्होंने कौन सा पोषण सप्ताह, बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर 5वां पोषण सप्ताह, एकदम सही जवाब हो जाएगा। भारत में 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में 5वां पोषण सप्ताह मनाया गया है। ये जो 5वां पोषण सप्ताह है ये पूरी तरीके से महिला और ऐसे बच्चे खासकर जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण पर फोकस होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो भारत में 5वां पोषण सप्ताह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 से 30 सितंबर के बीच में मनाया गया है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, बट पूछते हैं। कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन
किसके तहत किया गया है? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, या राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। तो आपको बताना है कि ये कब किया गया है, कौन से अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। मैं बताता हूं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है आपका, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में, ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। 1981 में नई दिल्ली में है ये, ताकि प्रदूषण पर बेटा क्या किया जा सके, पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। ये 1981 में बना, लेकिन कौन से कानून के अनुसार? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के आधार पर। तो आपका राइट आंसर यहां पर सेकंड हो जाएगा। द्वितीय आपका राइट आंसर कौन से अनुच्छेद के कौन से अधिनियम के माध्यम से? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के माध्यम से। अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं आप लोगों के साथ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया? आप सब जानते हैं कि रुपए का जो प्रतीक है वो अब इस प्रकार का बन गया है। तो आरबीआई ने इसको कौन से साल एक्सेप्ट किया था? है ना, रुपए का कुछ ऐसा होता है ना। आईआईटी मुंबई में इसको डिजाइन किया गया था। कौन से वर्ष इसको आरबीआई ने अपनाया? आरबीआई ने इसको कौन से साल अपनाया? आरबीआई आप लोग जानते हैं भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जो भारत के लिए मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करता है ना। और यही मौद्रिक नीति के तहत जो आपका बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो होता है, सीआरआर होता है, यही सब डिसाइड करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसने हमारा जो रुपए का सिंबल है उसे कब एक्सेप्ट किया? इसने रुपए का जो सिंबल है उसे कब एक्सेप्ट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में आरबीआई के द्वारा हमारे रुपए के सिंबल को एक्सेप्ट किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। 13 सवाल हमारे अब तक हो चुके हैं और मुझे पूछना है कि कोई बालक कभी ऐसा तो नहीं है कि जो मिशन वर्दी के साथ न जुड़ा हो। अगर मिशन वर्दी के साथ न जुड़ा हो तो भैया ये भारी भूल हो सकती है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं आपसे। मैंने कल भी कहा था कि कैसे भी कहीं से भी करके आप इस पैसे का इंतजाम कर लीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए। इसमें बहुत जबरदस्त आपकी क्लासेस चल रही हैं, सब एग्जाम ओरिएंटेड। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, इसमें विवेक सर खुद पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में होगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो आप सभी लोग इसके साथ जुड़ जाइए। इसमें आपको डीपीपी भी मिल जाती है, इसमें आपको पीडीएफ भी डेली के डेली अपलोड हो रही है ना, डेली के डेली अपलोड। अभी भी कोई ऐसा अगर बालक रह गया है जो नहीं जुड़ा है तो आज ही इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे, मिशन वर्दी के साथ, क्योंकि इस बार गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। पिछली बार हो गई तो हो गई, लेकिन इस बार नहीं करनी है। आप सभी लोग इस बार जुड़ जाएंगे इस बैच के साथ। बहुत शानदार टीम एनर्जी के साथ, कंटेंट के साथ, अनुभव के साथ आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब एक अगला सवाल है, बहुत आसान है। कह रहा है किसी वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का के मुद्रा मूल्य को कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपने थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ी होगी, इतनी सी भी इकोनॉमी किसी भी टीचर से आपने पढ़ी होगी, तो आप लोग आराम से कर जाएंगे। किसी विशेष वर्ष के दौरान मतलब एक साल में देश के भीतर उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बेटा कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, है ना। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू मतलब घर के अंदर, घरेलू मतलब देश के भीतर बने एक साल के तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी टोटल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक इनमें से कौन है? जैसे पाकिस्तान का जो निशान पाकिस्तान सा, उससे सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो वैसे ही एक पाकिस्तानी को भी हमने अपना भारत रत्न दिया हुआ है, भारत का सर्वश्रेष्ठ
सम्मान दिया हुआ है। तो अब आप इसका आंसर कर दीजिए कि भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो या इमरान खान। देखो इमरान खान भी यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो नवाज अभी वर्तमान में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचारी और देश छोड़ के भागना पड़ा। जैसे परवेज मुशर्रफ जो यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से नवाज शरीफ भी अपनी जान बचा के घूम रहे हैं विदेशों में। देश में आएंगे तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये ज्यादातर भगोड़े लोग हैं इनमें से। तो आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने संयुक्त भारत के लिए, जब विभाजित नहीं हुआ था, संयुक्त भारत के लिए इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये बहुत सम्माननीय है, भारत में इनका काफी सम्मान किया जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, है ना, भारत ने अपना भारत रत्न से सम्मानित किया। इस बात को आप सभी साथी, हमारे सभी विद्यार्थी मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सभी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। एक बढ़िया सवाल आपके सामने है, कह रहा है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बताता हूं कि सालार जंग संग्रहालय जो आपका है, ऐसा माना जाता है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, देश का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, है ना, 1951 में हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे। आपका हैदराबाद पूरा शहरी मूसी नदी के किनारे है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आपका हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय आपका है। हैदराबाद की यदि बात करें तो ये वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध चार मीनार है। क्या है? यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध एक चार मीनार है, इस पे भी सवाल कभी कभी बनता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हैदराबाद। अगले सवाल पर कह रहा है रानी की बाब या क्वीन स्टेप वेल, है ना, रानी की बाब कौन से नोट पर है, कोई बताएगा आप में से? बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है रानी की बाब या क्वींस स्टेप वेल नदी किस नदी के तट पर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सरस्वती, कावेरी, महानदी या फिर झेलम? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने करना है। आपका क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? आपका क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? और समय से सभी साथी, सभी विद्यार्थी हमारे आ जाए करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हमारी ये क्लासेस चलती हैं। तो आपका सवाल है, पूछ रहा है कि रानी की बाब या क्वींस स्टेप वेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सी नदी के तट पर है रानी की बाब? तो रानी की बाब आपको 100 रुपए के नोट पर। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो कि रानी की बाब कौन सी नदी की तट पर स्थित है ना, कौन सी नदी की तट पर कहां पर स्थित है? तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो रानी की बाब है वो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आपकी रानी की बाब, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कितने बच्चों ने सरस्वती नदी दिया तो है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर। तो आपका हो जाएगा बेटा सरस्वती नदी के किनारे आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? रानी की बाब है। अब रानी की बाब की अगर मैं बात करूं तो जून 2014 में, 26 जून 2014 को इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 23 जून, माफी चाहूंगा, 26 नहीं, 23 जून 2014 को यूनेस्को के द्वारा, है ना, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बाकी गुजरात के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी चुनाव यहाँ पे है दिसंबर के महीने में। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल साहब, है ना। तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। राजधानी इनकी गांधीनगर है। गुजरात बना कब? तो 1 मई 1960 को गुजरात बना है। ठीक है, 1 मई 1960 को गुजरात बना था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाई गई अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाई गई अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते हैं? चार मीनार के नाम से, लाल किला के नाम से, जामा मस्जिद या फिर इंडिया गेट के नाम से? बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि किस नदी के नाम से इसे जानते हैं। पहले विश्व युद्ध में जो हमारे देश के सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई,
है ना, जिन्होंने अपनी युद्ध में जान गंवाई अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए, उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया। और इस स्मारक पर याद रखिएगा 90,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। कितने? 90,000 सैनिकों के नाम लिखे। और ये हमारा इंडिया गेट। कभी आपको इंडिया गेट देखने का मौका मिले, कभी आप इंडिया गेट आओ तो आप लोग देखना, यहाँ पर इसकी जो इमारत है उस पर नाम लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर पे, है ना, पत्थर पे नाम लिखे हुए हैं सभी सैनिकों के जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि यहाँ तक इस पर अभी, है ना, जो इंडिया गेट है इसके बीच में अभी तक अमर जवान ज्योति जलती थी, लेकिन अब मोदी जी की सरकार ने अमर जवान ज्योति को यहां से शिफ्ट कर दिया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इंडिया गेट, आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की याद में इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिब्राल्टर, बेरिंग, होर्मुज या पाक जलडमरू मध्य। तो आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य है। फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर देंगे। जैसे जिब्राल्टर की बात करें तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग अलग करता है ना। बताइए जल्दी से। बेरिंग आपका, बेरिंग अलास्का और रूस को अलग करता है। फिर बताओ आप, तो ये भी गलत हो गया आपका। हाँ, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लास को एक बार शेयर कर दो, मित्रों को बुला लो। क्लास डेली चलती है, शानदार क्लास चलती है, बहुत बढ़िया क्लास रोज हो रही है, रात को 9 बजे। बस आपने आना बाकी होता है। आप नहीं आते, हमें बुरा लगता है, हमें बेकार लगता है, फिर हम खाना नहीं खाते शाम का जाके, क्योंकि आप क्लास में नहीं आते। जिस दिन आप आते हो उसी दिन हम खाना खाते हैं, तो आ जाए करिएगा, ठीक है। चलो, आप आंसर हो जाएगा आपका पाक जलडमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, श्रीलंका यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो आपका, है ना, इसको आंसर करेंगे हम लोग, भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला सवाल है, हिंद महासागर विश्व का महासागर है, विशालतम है, तीसरा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, दूसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और फिर आपको बताना है कि जो भारत का हिंद महासागर जो आपका है उसकी क्या स्थिति है, फटाफट से बताएंगे। हिंद महासागर के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। और ये जो आपका है, ये विश्व का है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। याद रखेंगे फिर से, जो हिंद महासागर है हमारा, दूसरा नहीं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है कि सरयू नदी जो आपकी है वो किस नदी की इसमें सहायक नदी है? पिंडार की, भागीरथी, टॉन्स या फिर शारदा की? तो सरयू नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। भागीरथी, टॉन्स, पिंडार नहीं हो सकती। देखो, वैसे एग्जैक्ट सरयू नदी शारदा की नहीं है, सरयू नदी में शारदा मिलती है और उसके बाद ये सरयू घाघरा कहलाती है, और घाघरा नदी जो आपकी है वो गंगा में मिल जाती है आके, है ना। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सही हो सकता है, और ये पूछा गया सवाल है, इसी प्रकार से पूछा था, थोड़ा बहुत सही हो सकता है क्योंकि ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, शारदा और सरयू। उसके बाद ये घाघरा बनती है और घाघरा आगे जाके गंगा में मिलती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो सरयू और शारदा एक ही साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। अगले सवाल पर आ जाता हूं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1920 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका पहला अधिवेशन 1985 का कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा ना। आजादी से पहले 1946 में इसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1946 में इसका अधिवेशन मेरठ में हुआ था। जेबी कृपलानी साहब इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी कौन से के अध्यक्ष थे? क्योंकि पूछा जाता है, पिछले ही एसएससी जीडी में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के गांधी जी अध्यक्ष थे। तो आप याद रखिएगा कि 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, है ना, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव के अध्यक्ष थे आपके गांधी जी। और सुभाष चंद्र बोस पूछा जाता है कहां के थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा आपके अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 1939 में त्रिपुरी में भी वो जीत गए थे, लेकिन बाद में इस्तीफा उन्होंने दे दिया। नेहरू जी पूछा जाता है, तो नेहरू जी बोल दीजिएगा कि 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ के थे। सरोजिनी नायडू पूछा जाता है, 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर की अध्यक्ष थी, है ना। एनी बेसेंट 1917 की अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन था वो नागपुर में था। कहां पर था भैया? नागपुर में था। नागपुर आज महाराष्ट्र में पड़ता है।
अगला सवाल है, कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक माना जाता है, कब भारत आया था? देखो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही भारत में प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ। और जैसे ये प्लासी का युद्ध जीता वैसे ये बंगाल का गवर्नर बन गया। क्या बन गया बेटा? गवर्नर बन गया, है ना। फिर इसने बक्सर का युद्ध भी लड़ा और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में पूर्ण मतलब एकदम पूरी क्षमता के साथ मतलब पूरी तरह घोषित हो गया अब कि अब रॉबर्ट क्लाइव भारत का शासक है, पूरे बंगाल और इसके आसपास के क्षेत्र का। तो भारत कब आया था? कह रहे हैं 1773 कह रहे हैं बच्चे, नहीं 1743 में भारत आया था, 1743 में। और 1743 से 1758 तक कंपनी के अधिकारी के तौर पर काम किया, 58 से एक तरह से शासक के तौर पर काम किया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है, इस बात को आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ ही याद रखेंगे। बंगाल का